मैं गोपाल सर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गोपाल सर क्लासेस। आप सभी बच्चों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गोपाल सर क्लासेस में। चलिए आज हम लेकर आए हैं माह फरवरी असाइनमेंट फिजिक्स सब्जेक्ट का सॉल्यूशन आप सभी बच्चों के लिए। और सॉल्यूशन बताने से पहले चलिए दो चार बातें आप सभी बच्चों से करना चाहता हूं मैं। आप सभी बच्चे तैयारी में जुट गए होंगे आपके बोर्ड एग्जाम के। मालूम है 3 मई से आप सभी बच्चों के बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं और सभी सब्जेक्ट की तैयारी आप सभी लोग कर रहे होंगे। बहुत सारे बच्चे थोड़े से परेशान है, सर कैसे हम प्रिपेयर करें, क्योंकि ये जो कोरोना का समय निकला है उसमें बिल्कुल भी बहुत सारे बच्चों की तैयारियां नहीं हो पाई है। हमें मालूम है बहुत अच्छे से। बहुत सारे बच्चे मैसेज भी कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे वीडियो में कमेंट करते हैं सर कि हम तैयारी किस तरह से करिए, थोड़ा सा हमको गाइड दीजिए। तो इसी लिए मैं अपने चैनल के माध्यम से बच्चों आप सभी के लिए एक बहुत ही अच्छे और रोचक तरीके से बोर्ड एग्जाम 2021 की तैयारी फिजिक्स सब्जेक्ट जो भौतिक शास्त्र है उसकी तैयारी आप सभी बच्चों को करवाने वाला हूं। इसके लिए मैं जितने आपके जो पैटर्न है, ब्लूप्रिंट है, उसके आधार पर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार करूंगा। अलग अलग मार्क्स के, कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कहां से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और ये सारे के सारे वीडियो मैं अपलोड करूंगा अपने YouTube चैनल पर। आपको वहां से सारे वीडियोस देखने होंगे ताकि आपको पता चल सके कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए, कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। और इसकी शुरुआत मैंने कर दी है। मैंने एक 4 मार्क्स के क्वेश्चन, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है और एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन का वीडियो भी अपलोड हो चुका है। और ऐसे ही मैं सारे यूनिट्स के 5 मार्क्स, 4 मार्क्स, 3 मार्क्स, 2 मार्क्स, 1 मार्क्स के वीडियो बना के अपलोड लगातार करते चलूंगा। आने वाले 2 महीनों में आपकी पूरी तैयारी, मेरा टारगेट रहेगा मार्च में मैं सारे वीडियो अपलोड कर दूं ताकि आप अप्रैल में उन सारे वीडियोस को देखकर अपना रिवीजन कर सकें। तो इन सब वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको करना होगा हमारा चैनल सब्सक्राइब और नीचे जो बेल आइकन का बटन है वो बेल आइकन का बटन आप दबा देंगे तो हर वीडियो के साथ आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा कि कौन सा वीडियो कब अपलोड हो रहा है। हम चाहते हैं कि आपको बोर्ड एग्जाम में 100% सफलता मिले, आपके अच्छे मार्क्स आए, आपका भविष्य बहुत ही उज्जवल हो, और ये सारी शुभकामनाएं हमारी आप लोगों के साथ में रहेगी। तो जल्द से जल्द हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बहुत जल्द ही मैं आप सभी बच्चों के लिए लाइव क्लास लेकर आऊंगा और आप लोग जिस टॉपिक पर पढ़ना चाहते हैं वो टॉपिक्स में आप सभी बच्चों के लिए लेकर आने वाला हूं। ओके बच्चों, तो चलिए आज हम बात करते हैं। और जितने भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए ना वो अपलोड जो हैं उनके लिंक्स मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। साथ ही साथ जो आपका न्यू सिलेबस है उनके भी लिंक्स मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ताकि आप न्यू सिलेबस के आधार पर अपनी तैयारी आगे कर सकें। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं असाइनमेंट की। माह फरवरी असाइनमेंट आ चुका है, बहुत ही सरल असाइनमेंट आया है। ज्यादा मेहनत करने की अब आपको असाइनमेंट में जरूरत नहीं है बेटा, क्योंकि असाइनमेंट केवल 3 असाइनमेंट के मार्क्स आपके जुड़ने हैं और ये असाइनमेंट भी आप कंप्लीट कीजिए। क्यों? क्योंकि जो मैक्सिमम नंबर रहेंगे 3 आपके वही जुड़ेंगे। हो सकता है कि आपका फरवरी माह का जो असाइनमेंट है वही आपको सबसे ज्यादा नंबर दे जाए। ओके, तो चलिए हम देखते जाते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस आपको फरवरी माह के असाइनमेंट में पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं आपका फर्स्ट क्वेश्चन। असाइनमेंट का फर्स्ट क्वेश्चन जो आया है वो है द्रव्यमान क्षति से क्या तात्पर्य है। द्रव्यमान क्षति और नाभिकीय बंधन ऊर्जा में हमको संबंध स्थापित करना है तथा इसमें प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का व्यंजक भी लिखना है। तो सबसे पहले इस उत्तर की शुरुआत होगी बेटा द्रव्यमान क्षति से कि द्रव्यमान क्षति क्या होता है। मैंने यहां लिखा हुआ है कि किसी नाभिक के द्रव्यमान और उसके घटकों के द्रव्यमानों के अंतर को क्या कहते हैं? द्रव्यमान क्षति कहते हैं। इसे डेल्टा एम से प्रदर्शित करते हैं। तो फिर आपको लिखना होगा कि मान लो किसी नाभिक का द्रव्यमान कैपिटल एन, परमाणु क्रमांक जेड तथा द्रव्यमान संख्या ए है। यदि एक प्रोटॉन का द्रव्यमान एमपी और एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान क्या हो? एमएन हो, तो कुल प्रोटॉन का द्रव्यमान क्या आ जाएगा? प्रोटॉनों की संख्या जेड, एक प्रोटॉन का द्रव्यमान एमपी तो जेड एमपी हो जाएगा, जेड इंटू एमपी हो जाएगा। ठीक है, तथा कुल न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे? द्रव्यमान संख्या मतलब द्रव्यमान संख्या ए माइनस कर देंगे बेटा क्या चीज? प्रोटॉनों की संख्या को, तो न्यूट्रॉन की संख्या निकाल आती है ए माइनस जेड, और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान एमएन। ठीक है, ये तो आपको करना क्या है अब यहां नाभिक के द्रव्यमान कैपिटल एम में आप माइनस कर देंगे बेटा। किसको माइनस करेंगे आप? जो प्रोटॉन का द्रव्यमान है जेड एमपी, प्लस कर देंगे किसको?
जो न्यूट्रॉन की संख्या a-z धन न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान आया उसको, तो ये आपका आ जाएगा द्रव्यमान क्षति। द्रव्यमान क्षति बहुत ही सिंपल सा होता है बेटा, नाभिक का द्रव्यमान बोलता है। तो नाभिक का द्रव्यमान हमने कैपिटल M लिया है। घटक, घटक क्या क्या होंगे वहां घटक होगा, प्रोटॉन होगा और क्या होगा बेटा, न्यूट्रॉन होगा। तो नाभिक के द्रव्यमान और घटकों के द्रव्यमानों के अंतर को बोलता है। तो घटक में मैंने दो चीजें लिया है, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, ये दोनों घटक होते हैं। तो प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना आ गया, ZMP आ गया, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान A-Z इंटू Mn आ गया। दोनों को जोड़ देंगे और नाभिक के द्रव्यमान कैपिटल M से माइनस कर देंगे, तो ये क्या कहलाता है, द्रव्यमान क्षति कहलाता है। द्रव्यमान क्षति क्या होता है, डेल्टा M। ये आपका पहला आंसर हो जाएगा। अब इसी में पूछा है कि नाभिकीय बंधन ऊर्जा क्या होता है। बोलते हैं जब कुछ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को संयुक्त रूप से बोला जाता है न्यूक्लियन। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियन। तो बोलते हैं जब कुछ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर नाभिक का निर्माण करते हैं तो द्रव्यमान क्षति के संगत ऊर्जा को नाभिकीय बंधन ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, द्रव्यमान क्षति के संगत जो ऊर्जा होती है इसे नाभिकीय बंधन ऊर्जा कहते हैं। इसे किससे डिनोट करते हैं, ईबी से प्रदर्शित करते हैं। यदि द्रव्यमान डेल्टा एम तथा प्रकाश का वेग c हो तो नाभिक की बंधन ऊर्जा कैसे लिखेंगे आप बंधन ऊर्जा Eb इजिकल टू आप लिखेंगे बेटा, द्रव्यमान क्या हो जाएगा डेल्टा m और वेग c है तो c का स्क्वायर, Eb इजिकल टू आ जाएगा डेल्टा m c का स्क्वायर, Eb इजिकल टू डेल्टा m c का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका। तो ये दो परिभाषाएं हैं। उसके बाद पूछा बेटा साथ ही साथ क्या बोलता है इसमें, प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का व्यंजक भी लिखिए। तो प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा किसी नाभिक से उसके एक न्यूक्लियन को अलग करने के लिए जो आवश्यक औसत ऊर्जा होती है उसे हम प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कहते हैं। यदि नाभिक की बंधन ऊर्जा क्या हो बोलता है, ईबी। ठीक है, थोड़ा सा मैं फास्ट चल रहा हूं, जब आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा वहां मैं बहुत डिटेल में सारे टॉपिक्स लेकर चलूंगा। ठीक है, यदि नाभिक की बंधन ऊर्जा Eb और उसमें विद्यमान न्यूक्लियनों की संख्या अर्थात द्रव्यमान संख्या A हो तो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा इसको डिनोट किया जाता है बेटा EbN से। किससे डिनोट किया जाता है, EbN से। ये फार्मूला हमारा बन जाता है Eb अपॉन क्या बोलता है, नाभिक में कुल न्यूक्लियनों की संख्या मतलब द्रव्यमान संख्या A। तो EbN इज इक्वल टू Eb अपॉन A। शब्दों में बोलेंगे तो बोल सकते हैं प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा क्या होता है बेटा, प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा अपॉन नाभिक में कुल न्यूक्लियनों की संख्या अर्थात द्रव्यमान संख्या। ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर। आप वीडियो पॉज करके पूरा का पूरा चीज नोट कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया वैसी एज इट इज। ओके, अब हम बढ़ते हैं बेटा आगे दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरे प्रश्न में क्या पूछा गया है कि पीएन संधि डायोड किसे कहते हैं। दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया है आप सभी से कि पीएन संधि डायोड किसे कहते हैं। तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं, जब पी प्रकार के अर्धचालक को बोलता है कि एन प्रकार के अर्धचालक के साथ, जो पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है उसको एन टाइप के सेमीकंडक्टर के साथ एक विशेष विधि बोलते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, डोपिंग कहते हैं। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, डोपिंग कहते हैं, के द्वारा आपस में क्या किया जाता है, मिलाया जाता है। तो उसे क्या कहते हैं हम, पीएन संधि डायोड कहते हैं। उस मिक्सचर को क्या बोला जाता है बेटा, पीएन संधि डायोड कहते हैं। वो दो प्रकार के अर्धचालकों से मिलकर बना होता है, पी टाइप के और एन टाइप के। दोनों को बोलते हैं, एक मेथड होता है जिसे हम बोलते हैं बेटा डोपिंग, उसके द्वारा मिला दिया जाता है तो वो पीएन संधि डायोड कहलाता है। ठीक है, डिटेल वीडियोस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ मैं जरूर बनाऊंगा, वो देखने के लिए आपको करना होगा चैनल सब्सक्राइब। अधिक से अधिक संख्या में चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए आपको कौन सा टॉपिक चाहिए। उन सारे टॉपिक्स पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स 5 मार्क्स के वीडियो बहुत जल्दी अपलोड होने वाले हैं। तो चलिए फिर से एक बार आ जाते हैं। पीएन संधि डायोड समझ में आया, पी टाइप सेमीकंडक्टर एन टाइप सेमीकंडक्टर दोनों को मिला दिए, क्या बन जाता है बेटा, पीएन संधि डायोड बन जाता है। फिर यहां एक डायग्राम दिया है, बोलता है दिए गए चित्र में युक्ति x का नाम लिखिए, इसके परिपथ का चित्र बनाकर कार्य विधि भी समझाइए बोलता है। तो देखो जो डायग्राम दिया है उसको ध्यान से देखेंगे तो दिखाई देगा बेटा निवेशी संकेत दिया है। निवेशी संकेत में क्या है, एक अर्धचक्र ऊपर की ओर, एक अर्धचक्र नीचे ऋणात्मक की ओर। तो ये कैसी धारा का सिग्नल है या वोल्टेज का सिग्नल है, ये एसी धारा या एसी वोल्टेज का क्या होता है बेटा, सिग्नल होता है। ठीक है, एक अर्धचक्र ऊपर धनात्मक और एक अर्धचक्र नीचे, जबकि उसके जो इक्वल में दिया है वो कैसा है, एक ही दिशा में दिखाई दे रहा है। तो ये क्या है, ये डीसी है बेटा। तो
एसी को डीसी में कन्वर्ट करने वाला क्या होगा? ये x क्या चीज है? यहां ये x का है बेटा दिष्टकारी। ये क्या चीज है? दिष्टकारी। दिष्टकारी मतलब रेक्टिफायर। क्या चीज है? रेक्टिफायर, जो एसी को किस में कन्वर्ट कर देता है? डीसी में कन्वर्ट कर देता है। जो एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है वो कहलाता है क्या? रेक्टिफायर। ठीक है, दिष्टकारी। तो ये जो चित्र में x दिखा है उस युक्ति का नाम क्या होगा? रेक्टिफायर होगा। एक लाइन में लिख देना, जो एसी को डीसी में क्या कर देता है? वोल्टेज को कन्वर्ट कर देता है, उसे रेक्टिफायर कहते हैं। चित्र में जो एक्स दिखाई दे रहा है वो दिष्टकारी या रेक्टिफायर है। ठीक है, अब यहां जो रेक्टिफायर हमको दिखाई दे रहा है, क्योंकि देखो जितने इनपुट है उतने हमको आउटपुट मिल रहा है बेटा, तो जो रेक्टिफायर दिखाई दे रहा है उसको बोलते हैं फुल वेव रेक्टिफायर या पूर्ण तरंग दिष्टकारी। तो हमको बनाना होगा पूर्ण तरंग दिष्टकारी का डायग्राम। पूर्ण तरंग दिष्टकारी का डायग्राम बनाना पड़ेगा और समझाना होगा कि कैसे पूर्ण तरंग दिष्टकारी कार्य करता है। तो चलिए मैं आपको डायग्राम बनाकर दिखाता हूं कैसा होता है पूर्ण तरंग दिष्टकारी। तो पूर्ण तरंग दिष्टकारी में सबसे पहले हम एक ट्रांसफार्मर बनाएंगे बेटा। ये ट्रांसफार्मर, और ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में हम एक इनपुट लगाएंगे। ये होता है बेटा कौन सा इनपुट होता है? ये एसी। ठीक है, जो एसी जिसको हमको डीसी में चेंज करना है वो होता है एसी इनपुट। मैंने यहां एक एसी इनपुट लगा दिया। ठीक है, और ट्रांसफार्मर की जो द्वितीय कुंडली होती है उसमें फेरों की संख्या अधिक रखेंगे। ये तो ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली के सिरों को नाम दे देना। एक सिरे को ए नाम दे देना, दूसरे सिरे को क्या नाम दे देंगे बेटा? सी। एक सिरे को ए नाम दे देंगे, दूसरे सिरे को क्या नाम दे देंगे? सी। पहले सिरे ए के साथ आप एक डायोड लगा देंगे, ए के साथ डायोड का पी सिरा, और इधर कौन सा सिरा? इधर एन सिरा ऐसे जुड़ा रहेगा। वैसे सी के साथ भी बेटा आप एक डायोड फिट कर देंगे। पहले डायोड को नाम दे देंगे बेटा D1। पहले डायोड को क्या नाम दे देंगे आप? D1। जो ऊपर में डायोड दिखाई दे रहा है उसको आप नाम दे दीजिएगा D1, और जो नीचे हम डायोड बना रहे हैं उस डायोड को आप नाम दे दीजिएगा D2। उस डायोड को नाम दे देगा D2। ये भी इसका पी सिरा है और ये कौन सा सिरा है? N। और ये जो कुंडली का तार है वहां बीचों बीच से एक तार निकालना और वहां एक लगा दीजिएगा आप लोड। क्या लगा देंगे बेटा? एक लोड। ये लोड यहां इसको क्या नाम दे देना? इसको आप PQ नाम दे देना। जहां लोड है वहां 2 पॉइंट्स ले लेना, PQ नाम दे देना। और लोड क्या होता है बेटा? RL। लोड क्या होता है? RL। इस तरीके से आपका डायग्राम पूर्ण हो जाएगा। किसका? पूर्ण तरंग दिष्टकारी का विद्युत परिपथ बन जाता है। ठीक है, ये क्या होता है? पूर्ण तरंग दिष्टकारी का विद्युत परिपथ। अब इसकी कार्यविधि मैंने बहुत ही कम शब्दों में लिखा हुआ है आप सभी के लिए, असाइनमेंट के लिए खासकर। पूर्ण तरंग दिष्टकारी की कार्यविधि बोलता है निवेशी प्रत्यावर्ती धारा के आधे चक्र के लिए बिंदु ए, आधे चक्र के लिए, पहले आधे चक्र के लिए बिंदु ए कैसा होता है? बोलता है धन होता है, और बिंदु सी को हम क्या ले लेते हैं बेटा? ऋण। तो जब बिंदु ए धन होता है तो जो डायोड होता है D1 वो कैसा होता है? वो फॉरवर्ड बायस में रहता है, अग्र बायस में रहता है। जबकि डायोड D2 जो रहता है वो पश्च बायस में होता है, रिवर्स बायस में होता है। तो डायोड D1 अग्र बायस में होने के कारण डायोड D1 से धारा प्रवाहित होती है, और डायोड जो D2 होता है पश्च बायस में होता है तो वो वर्क नहीं करता है। तो पहले अर्धचक्र में क्या होता है बेटा? डायोड D1 से धारा प्रवाहित होती है। ये आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है। तो पहले अर्धचक्र में हमको क्या होता है? आउटपुट सिग्नल प्राप्त होता है डायोड D1 के कारण। हाँ, मगर बोलता है कि निवेशी धारा के दूसरे आधे भाग में, ठीक है, जो डायोड D2 होता है, अब दूसरे आधे भाग में क्या करते हैं? C को पॉजिटिव ले लेते हैं, A को निगेटिव ले लेते हैं। तो डायोड D2 जो रहता है वो फॉरवर्ड बायस में, मतलब अग्र अभिनति में हो जाता है। क्या हो जाता है? अग्र अभिनति में हो जाता है। तो डायोड D2 जो होता है उसमें से धारा प्रवाहित होती है। डायोड D1 उस समय रिवर्स बायस में होता है, वो वर्क नहीं करता। तो हम देखते हैं कि जो पूर्ण तरंग दिष्टकारी होता है उसके पहले अर्धचक्र में डायोड D1 वर्क करता है, D2 कोई वर्क नहीं करता। मगर अगले अर्धचक्र में जो ऋणात्मक अर्धचक्र रहता है वहां D2 वर्क करता है, D1 वर्क नहीं करता। तो पहले अर्धचक्र में हमको D1 से आउटपुट मिला और दूसरे अर्धचक्र में D2 से क्या मिला हमको? आउटपुट। तो इस तरीके से हमको उसके दोनों अर्धचक्रों में आउटपुट सिग्नल प्राप्त होता है। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं बेटा? पूर्ण तरंग दिष्टकारी कहते हैं। ये क्वेश्चन भी, ठीक है, जब मैं रेगुलर वीडियो बनाऊंगा वहां मैं फुल डिटेल में आपको एक्सप्लेनेशन के साथ बताऊंगा।
ठीक है। असाइनमेंट में ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूं, आप वीडियो पॉज करके जो चीजें मैंने लिखी है वो आप लिख सकते हैं। ओके बच्चों, और आपको बुक्स में भी मिल जाएगा ये सारे क्वेश्चंस के आंसर। आगे नेक्स्ट, और एक और, अगर आपको पीडीएफ चाहिए कोई भी टॉपिक का, किसी भी असाइनमेंट का, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर, ठीक है, आप मुझे बेटा मेरे व्हाट्सएप नंबर 9993198819 पर अपना नाम, अपने स्कूल का नाम, अपने जिले का नाम, अपने गांव या शहर का नाम लिखकर व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा नंबर नोट करेंगे 9993198819। आपको कोई भी तरह की अगर हेल्प चाहिए असाइनमेंट को लेकर, आपके असाइनमेंट तो अब हो गए फिनिश, आपके बोर्ड एग्जाम को लेकर कोई भी टॉपिक चाहिए, कैसा भी वीडियो चाहिए, जो भी पीडीएफ चाहिए, उसके लिए आप मुझे मैसेज करेंगे। हाँ, आपका नाम पता पूरी तरह से लिखा होना चाहिए, आप कहां से हैं, आप कौन हैं, तभी मैं आपको पीडीएफ सेंड कर पाऊंगा। ओके, चलिए, और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये चीज मैं बार बार बोल रहा हूं क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो लेकर आने वाले हैं हम आपके बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए। ये 2 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बेटा। तीसरा प्रश्न क्या है? आकाश तरंग संचरण द्वारा प्रसारण की अधिकतम दूरी और एंटीना की ऊंचाई के मध्य संबंध स्थापित कीजिए बोलता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है बेटा, एक बार फिर से देखेंगे। आकाश तरंग संचरण द्वारा प्रसारण की अधिकतम दूरी और एंटीना की ऊंचाई। देखिए, बहुत ही इजी क्वेश्चंस है, मैं बहुत ही आसानी से आपको समझाने की कोशिश करता हूं बेटा। देखो क्या होता है, ये इस तरीके से, ठीक है, ये मान लेना ये पृथ्वी की सतह है। क्या मान लेना बेटा? पृथ्वी की सतह है। पृथ्वी का केंद्र O, त्रिज्या कैपिटल R। पृथ्वी की त्रिज्या O, त्रिज्या कितनी हो जाएगी बेटा? कैपिटल R। पृथ्वी की त्रिज्या क्या ले लेना आप? कैपिटल R ले लेना। आगे इसके, ठीक है, बहुत ही आसान सा टॉपिक है, ध्यानपूर्वक देखते रहेंगे। अब यहां से मान के चलेंगे बेटा कि पृथ्वी की सतह पर, ठीक है, क्या मान के चलेंगे? पृथ्वी की सतह पर ये कितनी ऊंचाई पर? स्मॉल h ऊंचाई की एक एंटीना लगा हुआ है। कितनी ऊंचाई का बेटा? स्मॉल h ऊंचाई का एक एंटीना लगा हुआ है। तो देखो, स्मॉल h ऊंचाई का एक एंटीना लगा हुआ है, तो h से जो सिग्नल निकलेंगे वो पृथ्वी की सतह पर स्थित 2 बिंदुओं, ठीक है, ये नाम दे देंगे बेटा हम O, एंटीना को नाम दे देंगे P Q, ठीक है, PQ, और ये जो सिग्नल्स आ रहे हैं उसको PA और PB। बात समझ में आ रही है? पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? कैपिटल R है। पृथ्वी की सतह पर एक एंटीना दिखाई दे रहा है आपको PQ। पृथ्वी की सतह पर एक एंटीना क्या चीज है बेटा? PQ। PQ की ऊंचाई कितनी है? स्मॉल h। PQ की ऊंचाई कितनी है? स्मॉल h ली गई है, ठीक है, PQ की ऊंचाई स्मॉल h ली गई है। अब P से जो सिग्नल्स निकलेंगे वो इधर पृथ्वी की सतह पर A तक आएंगे और इधर कहां तक आएंगे? B तक आएंगे, ठीक है। हमको निकालना है प्रसारण की दूरी, तो P से ये प्रसारण की दूरी स्मॉल d, P से B तक और इधर P से A तक, ये प्रसारण की क्या हो जाएगी? दूरी। और एंटीना की ऊंचाई, तो एंटीना की ऊंचाई कितनी ली है हमने? h। इसमें हमको रिलेशनशिप निकालना है। बहुत ही आसान होता है, बहुत ही सिंपल होता है, ध्यानपूर्वक सुनते जाएंगे कैसे हम निकालते हैं। आपको यहां 2 समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। कितने समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं बेटा? 2। कोई भी एक समकोण त्रिभुज लेकर चलेंगे, आप जो भी लेना चाहें, चलिए, ठीक है, आप जो भी समकोण त्रिभुज लेना चाहें, कोई भी आप एक समकोण त्रिभुज ले लीजिए यहां से। जैसे हम मान के चलिए समकोण त्रिभुज ले रहे हैं PAO में कौन सा प्रमेय लगाएंगे बेटा? पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो कर्ण क्या दिखाई दे रहा है? OP का स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, कर्ण क्या दिखाई दे रहा है हमको? OP दिखाई दे रहा है, तो OP का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब PA धन आधार OA या AO का स्क्वायर। OP ध्यान से देखेंगे, OP जो है OQ प्लस PQ है, ये OQ प्लस क्या है बेटा? PQ है। और PA, ठीक है, ये जो PA है वो इसको वैसी का वैसे रहने देना, एक लाइन और लिख लेना बेटा, PA का स्क्वायर प्लस OA का होल स्क्वायर। PA का स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा बेटा? OA का होल स्क्वायर। तो ये OQ
H है, OQ क्या चीज है बेटा हमारे पास में, H है, और ये PQ, P से Q, ठीक है, सॉरी, OQ, O से Q, ये R है बेटा, ये क्या है, कैपिटल R है, और PQH है, तो R प्लस H का होल स्क्वायर, PA, यहां से डायग्राम में देखेंगे प्रसारण की दूरी D का स्क्वायर, OA, O से A, ये भी पृथ्वी की त्रिज्या है, R है, तो ये हो जाता है R स्क्वायर A प्लस B का होल स्क्वायर, H स्क्वायर प्लस 2R H प्लस D स्क्वायर प्लस क्या हो जाता है बेटा, R स्क्वायर दोनों साइड से है, कैंसिल कर देना बेटा, और किसकी वैल्यू बोलता है, ये H की वैल्यू, जो H स्क्वायर है इसको नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, क्यों, क्योंकि पृथ्वी की जो ऊंचाई एंटीना की जो ऊंचाई होती है पृथ्वी की त्रिज्या की तुलना में बहुत ही कम होती है, मालूम है, एंटीना बहुत ही छोटा होता है, जो भी एंटीना होता है, ठीक है, तो H को नेग्लेक्ट कर दीजिएगा, क्या बचता है बेटा, यहां हमारे पास में बचा D स्क्वायर इज इक्वल टू 2R H, तो यहां से हम D इज इक्वल टू फॉर्मूला निकाल लेते हैं, अंडर रूट 2R H, ये हो गया किसके, प्रसारण की दूरी और टीवी एंटीना की ऊंचाई के बीच संबंध। समझ में आया? कोई भी एक समकोण त्रिभुज ले लेना, जैसे PAO लिए, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, OP का स्क्वायर इज इक्वल टू PA का स्क्वायर प्लस OA का स्क्वायर। OP को क्या लिखना बेटा, OQ प्लस PQ, OQR PQH, तो R प्लस H का होल स्क्वायर, इधर D स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर प्लस 2RH, D स्क्वायर प्लस R स्क्वायर कैंसल, H स्क्वायर की वैल्यू बोलते हैं बहुत ही कम होती है, उसको नेग्लेक्ट कर देने पर, नगण्य मान लेने पर H स्क्वायर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, H स्क्वायर क्या हो जाता है बेटा, 0 हो जाता है, बचता क्या हमारे पास 2RH, तो D स्क्वायर इज इक्वल टू 2RH, D इज इक्वल टू अंडर रूट 2RH, ये हो गया। ये सारे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, मैंने बता दिए हैं, इसीलिए मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता रहा हूं ताकि आप इसको बोर्ड एग्जाम में सॉल्व कर पाए। ओके चलिए, यही अब आपको एक व्यंजक भी दिया है बेटा, क्या दिया है, एक व्यंजक भी दिया है, ठीक है, एक व्यंजक भी दिया है, बोलता है किसी मीनार के शीर्ष पर स्थापित प्रेषक एंटीना की ऊंचाई, प्रेषक एंटीना जो ट्रांसमिट करता है सिग्नल्स को उसे प्रेषक एंटीना कहते हैं, तो प्रेषक एंटीना की ऊंचाई, क्वेश्चन में देखिए क्या क्या चीजें आपको गिवन में दी गई है, आपको दिया है बेटा प्रेषक एंटीना की ऊंचाई HT 32 मीटर, ठीक है, और रिसीवर एंटीना की ऊंचाई HR ये दिया है 50 मीटर, साथ ही साथ पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी दी गई है आपको, 6400 किलोमीटर पृथ्वी की त्रिज्या दी गई है। 6400 किलोमीटर का मतलब होता है बेटा 6.4 गुना 10 का घात 6 मीटर, ये होता है, ठीक है। यहां क्या निकालना है, बोलता है LOS विधा में संतोषजनक संचार के लिए दोनों एंटीना की बीच की क्या निकालो, बोलता है अधिकतम दूरी निकालो, बोलता है एंटीना की बीच की अधिकतम दूरी, फार्मूला होता है बेटा DM इज इक्वल टू अंडर रूट 2, अभी जो फार्मूला आया R, ठीक है, त्रिज्या R, ये किसके लिए, जो ट्रांसमीटर है, जो प्रेषक है उसके लिए HT प्लस अंडर रूट 2R इंटू HR, ठीक है। तो ये DM की वैल्यू जो रहती है यहां अंडर रूट 2R को हम कॉमन निकाल लेते हैं, बचता क्या है अंडर रूट HT प्लस अंडर रूट HR, अंडर रूट HT प्लस क्या बच जाता है बेटा HR, वैल्यूज पुट करेंगे आप, DM इज इक्वल टू अंडर रूट 2R 2 इंटू 6.4 इंटू 10⁶ अंडर रूट HT 32 प्लस अंडर रूट 50, ये हो जाएगा। DM इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कर देना बेटा, 2 चौक 8 2 छक्के 12, तो 12.8 और 10 का घात 6, रूट से बाहर निकल जाएगा, 10 का घात 3 हो जाएगा। अंडर रूट 32 को क्या लिख सकते हैं 4 रूट 2, वैसे इसको क्या लिख सकते हैं 5 रूट 2, ठीक है। DM इज इक्वल टू, ये देखो मैं थोड़ा सा इसको कैलकुलेट करके रखा हूं पहले से, 12.8 का वर्गमूल होता है बेटा 3.578, 3.578 गुना 10 का घात 3, और ये 5 4 9 बाहर निकल आएगा बेटा, ठीक है, दोनों से रूट 2 कॉमन निकालेंगे, 5 4 9 हो जाएगा, और ये रूट 2 हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा रूट 2 हो जाएगा। DM इज इक्वल टू 3.578 गुना 10 का घात 3 गुना 9 गुना 1.414 रूट 2 की वैल्यू, ये सारे के सारे आप कैलकुलेट करेंगे तो फाइनली आपका आंसर आएगा बेटा 45.534, क्या आएगा 45.534
4, ठीक है, 45.534 इंटू 10³ मीटर, या आप आंसर लिखेंगे बेटा 45.5 किलोमीटर, ठीक है। 10³ को हम किलो लिखते हैं तो ये हो गया किलोमीटर। देख लीजिए आप, HT 32, HR 50, R की वैल्यू 6400 किलोमीटर, R की वैल्यू कितनी है 6400 किलोमीटर, मीटर में चेंज करना 6.4 गुना 10⁻6 मीटर, ठीक है। LOS विधा में, ठीक है, जो अधिकतम दूरी होती है DM = √2RHT प्रेषित के लिए, और जो रिसीवर है, जो रिसीव करता है, ठीक है, अभिग्राही के लिए 2R × HR, दोनों से √2R कॉमन निकला, √HT प्लस √HR, HT 32 दिया है, HR 50 दिया है बेटा, और R की वैल्यू 6.4 गुना 10⁻6, कैलकुलेशन कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो बच्चों हम पहुंच गए हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में हमको दिए गए हैं 4 प्रश्न, छोटे छोटे प्रश्न हैं, अ, ब, श और द करके। सबसे पहले जो प्रश्न है वहां पूछा गया है कि नैंड गेट को सार्वत्रिक गेट क्यों कहते हैं, या सार्वत्रिक गेट भी कहते हैं क्यों। तो पहले का आंसर बहुत ही आसान है, जो पहले का आंसर है बेटा 4A का आंसर है, वहां आप लिख सकते हैं नैंड जो गेट है, ठीक है, कौन सा गेट है बेटा, नैंड जो गेट है को क्या कहते हैं, सार्वत्रिक गेट कहते हैं, क्योंकि इनके संयोजन से मूल गेट कौन कौन से मूल गेट, एंड और नॉट प्राप्त होते हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, आंसर। बहुत ही आसान है, देखिए नैंड गेट को सार्वत्रिक गेट कहते हैं क्योंकि इनके संयोजन से हम नैंड गेटों को आपस में संयोजित करके हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, एंड प्राप्त कर सकते हैं, और प्राप्त कर सकते हैं, नॉट गेट प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए नैंड गेट को क्या कहा जाता है बेटा, सार्वत्रिक गेट या यूनिवर्सल गेट बोला जाता है। बी का आंसर जो हमारा क्वेश्चन नंबर बी है या ब है, उसका आंसर ब में क्या बोलता है बेटा, और गेट का प्रतीक तर्क प्रतीक बनाइए बोलता है। क्या बना हुआ बोलता है, तर्क प्रतीक बनाइए बोलता है, मतलब उसका सिंबॉलिक जो डायग्राम होता है वो बनाइए बोलता है। तो और गेट के लिए देखिए कुछ इस तरह से होता है, ये 2 इनपुट्स लगा दीजिएगा इधर A B, और यहां एक आउटपुट हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, Y, एक आउटपुट क्या हो जाएगा, Y। ये कौन सा गेट होता है बेटा, ये और गेट होता है। ये और गेट के लिए क्या हो जाएगा, तर्क प्रतीक हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं बेटा श में क्या बोलता है, यहां एक डायग्राम दिया है, मैं डायग्राम यहां फिर से एक बार बनाना चाहता हूं, चलिए बना देता हूं बेटा। ये यहां इनपुट दिया है बेटा A = क्या दिया है, 1। A इनपुट दिया है क्या, 1, और ये, ठीक है, ये क्या दिया है, आउटपुट, जो आउटपुट है वो दिया है Y। तो Y की वैल्यू फाइंड करना है बोलता है। तो सबसे पहले आप सभी बच्चों को मैं बता देना चाहता हूं कि ये जो डायग्राम बना है वो डायग्राम है ये है नॉट और एंड का मिला हुआ रूप। इसको क्या बोलते हैं बेटा, कौन सा गेट है, ये नैंड है। कौन सा गेट है, नैंड है। नैंड है हमने कैसे पहचाना है, इसका पिछला सिरा एंड है और सामने से दोनों इनपुट को मिला दिया गया है, मतलब नॉट। तो नॉट प्लस एंड क्या होता है, नैंड होता है। क्या होता है बेटा, नैंड होता है, ठीक है, नैंड होता है। तो यहां इनपुट क्या दिया गया है, 1 दिया गया है, तो ये नॉट होने के कारण एंड नॉट बन गया है। तो नॉट में क्या होता है, रिवर्स आता है, रिजल्ट रिवर्स आउटपुट आता है। तो 1 है मतलब ऑन है बेटा, तो इसका जो आउटपुट है y वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका आउटपुट कितना हो जाएगा बेटा, y = 0 हो जाएगा, ठीक है। ये आउटपुट 0 हो जाएगा, या 0 मतलब ऑफ होगा आउटपुट, ठीक है। लॉजिक गेट्स के लिए भी मैं एक स्पेशल वीडियो बहुत ही जल्द 2-3 दिनों के अंतर्गत मैं बनाने वाला हूं, जिसमें मैं आपको सारे लॉजिक गेट्स स्टार्टिंग से लेकर एंड तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ बताऊंगा, क्योंकि इस चैप्टर से भी आपके एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और मेरा जो मानना है या मेरा जो
कैलकुलेशन है उसके हिसाब से लॉजिक गेट से आपको एक 3 मार्क्स के क्वेश्चन जो आपके थ्योरी एग्जाम है वहां जरूर मिलेंगे। तो लॉजिक गेट का वीडियो देखना ना भूले, और वीडियो देखने के लिए आपको करना होगा बेटा चैनल सब्सक्राइब, नीचे बेल आइकन का बटन होगा वो दबा के रखिएगा ताकि हर वीडियो के साथ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके, अब पहुंच गए बेटा हम डी पर। कहां पहुंच गए? डी पर। 2 डायोडों का उपयोग करके द्विनिवेशी एंड द्वार या एंड गेट का परिपथ बनाइए बोलता है। 2 डायोड का प्रयोग करना है। तो देखिए कैसे हम 2 डायोड जोड़ते हैं। यहां मैं 2 डायोड्स बना लेता हूं बेटा। कितने डायोड्स बना लेता हूं? 2। ये 2 डायोड्स, ये पी सिरा, सॉरी डायोड को मैंने उल्टा लगाया बेटा, तो ये कौन सा सिरा हो जाएगा? ये एन हो जाएगा। ये कौन सा सिरा हो जाएगा? पी। ठीक है, वैसे ही एक और जस्ट इसी के नीचे बनाना। ठीक है, ये डायोड, ये कौन सा सिरा हो जाएगा बेटा? ये एन। ये कौन सा सिरा हो जाएगा? ये एन हो जाएगा। और ये सिरा क्या हो जाएगा बेटा? पी। यहां देखिए ये क्या हो जाएंगे? ये इनपुट हो जाएगा बेटा। इसको मैं नाम दे देता हूं, इनपुट को ये ए नाम दे देता हूं और ये बी। ये क्या है? इनपुट है। ये क्या है? इनपुट। नेगेटिव साइड्स, डायोड की नेगेटिव साइड्स आप इनपुट के साथ जोड़िएगा, और पॉजिटिव जो साइड्स हैं बेटा, कौन से साइड्स हैं? जो पॉजिटिव साइड्स हैं, पॉजिटिव साइड को एक प्रतिरोध की सहायता से, ठीक है, एक प्रतिरोध की सहायता से किसी वोल्टेज से जोड़ दीजिएगा। कैसा वोल्टेज? धनात्मक वोल्टेज से जोड़ दीजिएगा। किससे जोड़ दीजिएगा बेटा? धनात्मक वोल्टेज से जोड़ दीजिएगा। ठीक है, धनात्मक वोल्टेज से जोड़ देंगे बेटा, ये पॉजिटिव वोल्टेज से जोड़ देंगे, और यहां क्या रहेगा? प्रतिरोध R, और ये सिरा आपका हो जाएगा आउटपुट के लिए। ये किसके लिए हो जाएगा? आउटपुट के लिए। याद रखना कि धनात्मक जो दोनों पॉजिटिव रहते हैं डायोड के, वो किससे जुड़े रहते हैं? एक वोल्टेज से। वोल्टेज के कौन से सिरे से? धनात्मक सिरे से जुड़े होते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा चौथा डायग्राम। 2 डायोडों का उपयोग करना है हमको, और निवेशी एंड द्वार मतलब एंड गेट का परिपथ चित्र बनाना है। तो ये डायग्राम आप बना सकते हैं। ठीक है, फुल डिटेल वीडियो आपको बहुत ही जल्द मिलेंगे। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर देखना है हमको क्या? उभयनिष्ठ उत्सर्जक ट्रांजिस्टर प्रवर्धक की कार्यविधि परिपथ आरेख बनाकर। तो ये प्रश्न है बहुत ही लंबा चौड़ा, मैंने यहां जो भी उसका डायग्राम है वो शो कर दिया है, और ये पूरा का पूरा आंसर बेटा आप वीडियो पॉज करके आप ये पूरा का पूरा आंसर नोट कर सकते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में, या आप इसको आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपको आपके नवबोध या प्रबोध की बुक में भी मिल जाएगी, जो भी एनसीईआरटी की बुक आप यूज करते हैं वहां भी मिल जाएगी। ये नोट करना, और इसके लिए समझाने के लिए मैं अलग से स्पेशल वीडियो बनाऊंगा बहुत ही जल्द। ये क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेगा 3 मार्क्स में, तो मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स और 5 मार्क्स के क्वेश्चन बहुत जल्द विथ आंसर मैं केवल पीडीएफ बनाकर ये क्वेश्चन लिखकर अपलोड नहीं करूंगा, आंसर के साथ आपको बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है और उसके आंसर आपको क्या लिखने हैं। तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और हमारे साथ आने वाले 2 महीनों में मार्च और अप्रैल में आप लगातार बने रहेंगे बेटा, ताकि हम आपकी हर तरीके से बोर्ड एग्जाम के लिए मदद कर सके। आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ भी टॉपिक्स पर डाउट है, कहीं भी आपको बोर्ड एग्जाम को लेकर डाउट है, कोई भी चीज आप पूछना चाहते हैं, तो हमारा नंबर हमने दे दिया आप सभी बच्चों को, आप वहां मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, मैसेज करने की कोशिश कीजिएगा, कॉल नहीं करेंगे आप लोग। ठीक है, मैसेज करना, अपना नाम बताना, जो भी प्रॉब्लम होगी बताएंगे, और चैनल सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और अपने फ्रेंड्स को बताएंगे। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोस अपलोड होना शुरू हो चुके हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। और एग्जाम की तैयारी के लिए आप अपना जो सिलेबस है मेन सब्जेक्ट की वो भी देखिए, मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स के जो न्यू सिलेबस है वो अपलोड करके रखें, उसका भी लिंक मैं आप सभी बच्चों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो जल्द से जल्द चैनल सब्सक्राइब करेंगे। ओके बच्चों, ये था आपका फरवरी माह का असाइनमेंट। थैंक यू।